हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आप सभी का दोस्तों बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर 1 पेपर 2 दोनों एग्जाम हो गया है। आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आशा करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छा गया होगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स का तो मतलब अच्छा नहीं गया होगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। कोई भी एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, आपको लगे रहना है बस। किसी का मान लीजिए एग्जाम अगर खराब हो गया तो कोई बात नहीं, आपको इससे सीख लेना है कि क्या गड़बड़ी हो गई है, कहाँ कमी रह गई है, उस कमी को खुद में सुधार करना है और आगे अच्छे से फिर से जो भी मौका आएगा उसका अच्छे से उपयोग करना है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको निराश नहीं होना है। ऑल राइट, यहाँ हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेपर 1 से रिलेटेड दोस्तों। हमारे पास पेपर अवेलेबल नहीं था, पेपर जैसे अवेलेबल हुआ लास्ट नाइट हमने इसका आंसर ढूंढ के, और करेक्ट आंसर दोस्तों 100% करेक्ट आंसर बताएंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, मेनली साइंस का। उसके बाद हम फिर आगे भी जो क्वेश्चन आपका है उस सब से भी उसका भी आंसर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन इंग्लिश में है, हम हिंदी को सब चीज़ को हिंदी में आपका जो हूबहू हिंदी का क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आप घबराइए नहीं। हिंदी इंग्लिश में अगर किसी का हिंदी में भी है तो आप आसानी से अपने में खुद को चेक कर सकते हैं कि आपने क्या आंसर लगाया है। हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और दोस्तों जैसा कि सुनने मिला कि पेपर 2 का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आया था। तो दोस्तों टेक्निकल जो भी टेक्निकल स्टडी होती है, ओके, उसको इंग्लिश में करना ही बेटर रहता है। हिंदी का उसका टर्मिनोलॉजी आप रहता भी तो एज इट इज़ इंसिनरेशन हमने बोला भी था, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, कंपोस्टिंग, आपका जो भी है पल्वराइजेशन, सीडिंग, इसको हिंदी में लिखे भी तो उसी प्रकार से, बस हिंदी में उसको लिख देगा। इसका हिंदी कुछ होता नहीं है। ओके, हिंदी में लिखना और डिफिकल्ट ही हो जाता है, इसलिए वो इंग्लिश में ही आया था। तो कुछ स्टूडेंट को तो दिक्कत हुआ होगा, खैर वो सब बाद में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उसको आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे क्योंकि इंग्लिश उसका कुछ टफ नहीं था। आइए डिस्कस करते दोस्तों साइंस का क्वेश्चन। अगर यदि आपका पेपर का बुकलेट सीरीज डी होगा तब तो सीरियल वाइज सब मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं और आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट क्लॉथ इन समर बिकॉज। देखिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। गर्मियों में लोग सफ़ेद कपड़ा पहनना क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए ना, जो हमारा दोस्तों वाइट कलर होता है, वाइट कलर एक बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। बेस्ट क्या होता है? रिफ्लेक्टर। ओके, मतलब कलर को जो भी हम सनलाइट गिरता है ना बॉडी पर या कलर पे कह सकते हैं, उसको बहुत सारे कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है। ऑब्वियसली 100% तो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी चीज़ 100% रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे एक होता है ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर क्या होता है? बेस्ट एब्जॉर्बर होता है, उसको ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं। को बहुत सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन व्हाइट क्लॉथ जो होता है हमारा ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम व्हाइट क्लॉथ या कह सकते हैं गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनते ताकि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो दे रिफ्लेक्ट हीट फॉलिंग ऑन देम, वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित कर देते हैं। यदि आपके पास हिंदी होगा दोस्तों तो उसका आंसर लिख लीजिए, वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित कर दे, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम व्हाइट क्लॉथ पहनना प्रेफर करते हैं गर्मियों में। ऑल राइट, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन द बीकर कंटेनिंग वाटर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था और हमने इसको डिस्कस भी किया था। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों आपका साइंस का है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है साइंस का, इसलिए आसान क्वेश्चन था। कह रहा है कि पानी वाले बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी वाले बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो पानी का स्तर वही रहेगा। द लेवल ऑफ द वाटर विल रिमेन द सेम। द लेवल ऑफ द वाटर विल रिमेन द सेम। ओके, जितना इसको जगह प्लेस मतलब ऑक्यूपाई करना होता है, ये पहले से ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसके मेल्ट करने के बाद भी इसके लेवल ऑफ वाटर में कोई अंतर नहीं आएगा, तो पानी का स्तर वही रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। द नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू। इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? देखिए दोस्तों यहाँ डिफ्यूजन, यदि यहाँ पर डिस्पर्जन रहता तो वो बढ़िया टर्मिनोलॉजी रहता तो आंसर तो यही जाता, लेकिन जो इंद्रधनुष का बनना है आपका, रेनबो का बनना है, रेनबो का बनना आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आप यहाँ से चूज कर लीजिए। देखिए आयनाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, और डिफ्यूजन नहीं होता है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट। पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन। सूर्य ग्रहण लगता है। इन दिनों तो बहुत ज़्यादा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा चर्चा में था दोस्तों, आपने सुना भी होगा, चंद्र ग्रहण लगा भी था आसपास में। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ओके, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है
द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बी ऑप्शन करेक्ट है, द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ रेडिएशन। सर सीवी रमन को विकिरण के निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप सबने इसको पढ़ा भी होगा, प्रकीर्णन दोस्तों, स्कैटरिंग के कारण इनको, प्रकीर्णन के कारण सीवी रमन को इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1928 में। ऑल राइट। 56, बॉल बियरिंग आर यूज इन साइकिल्स स्कूटर। बॉल बियरिंग का उपयोग हम साइकिल या स्कूटर में क्या करते हैं, क्यों करते हैं? तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए। रेड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल, जो व्हील होता है और एक्सल के बीच हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं आइदर स्कूटर और साइकिल्स में, और भी बहुत सारा मशीनरी में हम यूज़ करते हैं दोस्तों बॉल बियरिंग का। तो रेड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल, बी ऑप्शन करेक्ट है। 57, इन रेलवे ट्रैक टू सक्सेसिव रेल आर ज्वाइंटेड एंड टू एंड विथ गैप इन बिटवीन देम। आपने देखा भी होगा कि जब दोस्तों जो रेलवे ट्रैक बनाया जाता है तो दो ट्रैक के बीच में, एक ट्रैक है और दूसरे ट्रैक के बीच में थोड़ा बहुत गैप रहता है। इसलिए रहता है गैप, आपने पढ़ा होगा बचपन में भी कि जो एक्सपांसन होता है, थर्मल एक्सपांसन, ओके, थर्मल एक्सपांसन होता है दोस्तों गर्मियों के समय, ये क्या होता है कि इसमें फैलता है, तो फैलेगा, अगर दोनों सटा हुआ रहता तो क्या होता है, क्रैक करने की संभावना थी। लेकिन यदि यार फैलता भी है तो फैल के ये मुश्किल से क्या होगा कि दोनों आपस में पास आ जाएंगे, ओके, फैलेगा तो दोनों पास आ जाएंगे, इससे कोई क्रैक नहीं होगा। यदि एक लंबा ही रहता, ओके, या दोनों के बीच में बहुत कम गैप रहता, ये उसको ठेल देता, क्या होता है, इससे क्रैक होने की संभावना हो जाती। तो मूल बात क्या है कि अल्टीमेटली हमारे पास यही होगा कि गर्मियों में जो है आपका रेल के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा सकता है। जो समर के समय एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपांसन ऑफ रेल्स इन समर कैन बी अवॉइडेड। गर्मियों के समय में जो हमारा पटरी है एक्सपांड करेगा ना, तो उससे दुर्घटना हो सकती है, उससे बचने के लिए हम दोनों के बीच में थोड़ा बहुत गैप क्रिएट कर देते हैं। ऑल राइट, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 58 देखिए, व्हेन हॉट लिक्विड इज पोर्ड इनटू ए थिक ग्लास टम्बलर, जब गर्म द्रव्य को, लिक्विड मतलब कोई लिक्विड हो सकता है या द्रव्य, जब गर्म द्रव्य को एक मोटे कांच के ग्लास में डाला जाता है तो ग्लास चटक जाता है। ऑब्वियसली मान लीजिए टम्बलर है, इसमें आप ग्लास का टम्बलर है, कांच का है, इसमें आप गर्म पानी डालिए या गर्म चाबी का भी डालते हैं, देखते क्या होता है, तो जो अंदर वाला दोस्तों ये तो गर्म हो जाता है, अंदर वाला पोर्शन इसका गर्म हो जाता है, थोड़ा बहुत एक्सपांड कर जाता है, लेकिन बाहर वाला चूंकि ये ग्लास है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो बाहर हीट है, इसका कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये क्रैक नहीं करता है, तो एक कंट्रैक्शन हो जाता है अंदर में, मतलब थोड़ा एक्सपांड कर गया, बाहर एक्सपांड ही नहीं किया, तो जिसके कारण क्या होगा कि ये क्रैक कर जाता है। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का एक बैड कंडक्टर है क्योंकि ग्लास, सो ओनली इनर सर्फेस ऑफ टम्बलर एक्सपांड, जो टम्बलर का सिर्फ इनर पोर्शन जो हमारा एक्सपांड करता है, इसलिए वो क्रैक कर जाता है। तो 58 का डी। ऑल राइट, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मतलब साइंस का आपका बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया और हम सारे क्वेश्चन को बीपीएससी का डिस्कस किए हैं। हमने बोला भी था कि बीपीएससी आपको साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लेना चाहिए। 59 देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे बेस्ड होता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन दोस्तों, जो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनता है, जहाँ जो सनलाइट पे होता है, जो सूरज पे होता है दोस्तों, सन पे होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, वही होता है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बम में भी। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन इसको कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। 60 आसान क्वेश्चन है, पैसेंजर इन ए मूविंग बस आर थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इसे समझाया जा सकता है। ओके, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोस्तों, इनर्शिया कारण, इनर्शिया मोशन, जब बस चल रहा था, ओके, जब बस चल रहा था दोस्तों तो सब चीज़, बस भी इन मोशन में था और जो इस पर पैसेंजर बैठा वो भी मोशन में थे। ओके, जब बस तो अचानक रुक जाता है लेकिन पैसेंजर रुक नहीं पाता है, जिसके कारण वो आगे धक्का खा लेते हैं। तो इसका कारण है न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑल राइट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोलते हैं। 60 का डी। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित नहीं है, धारा का उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आसान क्वेश्चन था। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, पहले आप देखेंगे टंगस्टन का जो बल्ब होता है दोस्तों, टंगस्टन का जो बल्ब होता था ऑब्वियसली हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड था, हीट इतना ज़्यादा क्रिएट करता था कि वो जलने लगता था, तो वो तो है। इलेक्ट्रिक प्रेस आपका आयरन हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रिक हीटर आपका हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ट्यूबलाइट दोस्तों, ट्यूबलाइट में ऐसा कुछ हीटिंग इफेक्ट नहीं दिखता है। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सी।
द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास, आपने मैग्नेटिक कंपास देखा भी होगा। जो मैग्नेटिक कंपास होता है दोस्तों, इसका नीडल हमेशा आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जो अर्थ का नॉर्थ होता है और जो इसका भी नॉर्थ होता है, दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो मान लीजिए अर्थ का भी नॉर्थ इधर है और आपका मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, मतलब पैरेलल। तो अलाइन इट्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल खुद को अलाइन कर लेता है। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। तो जो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है दोस्तों, कि चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित कर लेते हैं, कि अलाइन इट्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, 0 एंगल होने के कारण ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट 63rd, द क्लियर स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ, जो हमारा आसमान है, साफ आसमान डैश के कारण नीला दिखता है। किसके कारण नीला दिखता है, तो प्रकिरण स्कैटरिंग के कारण दोस्तों, या इसको कह सकते हैं डिस्पर्जन या स्कैटरिंग कह सकते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के डिस्पर्जन के कारण ये हमको ब्लू दिखता है। ओके, सीवी रमन जी तो इसी के बारे में तो बताए थे, स्कैटरिंग के बारे में, डिस्पर्जन या प्रकिरण के बारे में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रकाश का विक्षेपण। 64, प्लास्टिक बैग कंटेनिंग पोटैटो चिप्स आर फिल्ड विथ एन एंटीऑक्सीडेंट नॉन एज, जो आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग होते हैं दोस्तों, आपने आलू का चिप्स अगर खाया भी होगा, तो उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन। ओके, क्योंकि वो हमारे पास फूड आइटम उसमें दोस्तों, वो समय के साथ क्या कर सकता है, तो कर सकते हैं स्पॉयल हो सकता है, समय के साथ स्पॉयल हो सकता है। तो स्पॉयल ना करें उसके लिए हम नाइट्रोजन गैस उसमें फिल करते हैं, इनर्ट गैस उसमें फिल करते हैं। तो 64 का ए। 65 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, तो केंद्रप्राशन दोस्तों, केंद्राप्राशन, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, उसको बहुत रोटेट करवाते हैं हम, हाई स्पीड उसको रोटेट कराते हैं, तो खुद ब खुद प्रोटीन जो उसका होता है अलग हो जाता है मिल्क से, कह सकते हैं वाटर से प्रोटीन आपका अलग हो जाता है, क्रीम जो है आपका दूध से अलग हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा दोस्तों, तो वहाँ भी ब्लड टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही उपयोग किया जाता है। ओके, ब्लड में मेनली क्या है, पानी है और कुछ ब्लड कॉर्पस्कल्स के, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से ही उसको अलग करते हैं। तो 65 का बी। 66 आसान क्वेश्चन था, व्हेन ए बी स्टिंग इमीडिएटली अ पेस्ट ऑफ लाइम इज पुट ऑन द स्टिंग बिकॉज, मान लीजिए कभी कोई मधुमक्खी काटता है, जब मधुमक्खी काटता है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है। ओके, मधुमक्खी काटा दोस्तों, उसमें एसिड होता है, क्या होता है, एसिड होता है, और चूने का लेप लगा है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेस होता है। तो एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज होकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण कि जो भी पेशेंट है, जिसको भी मधुमक्खी काटा है, उसको राहत महसूस होता है। ओके, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें एसिड होता है। द बी कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी का जो आप कह सकते हैं डंक हो सकता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड लगाने के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 66 का डी। 67 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबसन रिएक्शन, इसमें से दहन प्रक्रिया कौन है। कंबसन रिएक्शन दोस्तों आसान है, पानी का उबलना दोस्तों, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये कंबसन नहीं है। कंबसन में आपको आग लगना चाहिए उसमें, ओके, उसका फिजिकल स्टेट चेंज होना चाहिए। यहाँ तो बस फिजिकल स्टेट चेंज होता है, वाटर को हम जो बॉयल करते हैं, नो डाउट यहाँ पर आपका वाटर जो है, अब पहले वाटर आता है, फिर बाद में स्टीम बन जाता है, तो फिजिकल स्टेट तो चेंज होता है, लेकिन इसमें आग नहीं लगता है। यहाँ ऑक्सीजन की यहाँ कंजम्पशन है, बिल्कुल नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब क्या फिजिकल चेंज है, ये नहीं हो सकता है। पेट्रोल का जलना दोस्तों, ऑब्वियसली पेट्रोल का जलना क्या था, हमारा कंबसन है, इसमें आग लगता है, ऑक्सीजन यदि नहीं दीजिएगा तो ये नहीं हो पाएगा। तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल आपका कंबसन रिएक्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 67 का सी। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं 68, द मोस्ट अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट इन एयर, आसान क्वेश्चन था, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन है, तो नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके, 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट आइसोटोप्स, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में आपने नाम सुना होगा दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में। आइसोटोप क्या होता है, देखिए आइसोटोप, प्रोटोन का संख्या सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, प्रोटोन का संख्या सेम होना चाहिए दोस्तों। जो प्रोटोन इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो प्रोटोन आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है, मान लीजिए न्यूक्लियस अंदर क्या होता है, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो जो दो आपका मान लीजिए एलिमेंट है, दोनों का प्रोटोन का संख्या यदि सेम है, न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकता है, याद रखिएगा न्यूट्रॉन अलग हो सकता है, अगर प्रोटोन का नंबर सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ऑल राइट, जैसे आपने प्रोटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप दोस्तों, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के बारे में सुना होगा। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन H11, H12 और H113 होता है, जिसमें प्रोटॉन का संख्या 1 है, इसमें भी प्रोटॉन का संख्या 1 है, इसमें भी प्रोटॉन, सब में प्रोटॉन का संख्या सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होने के कारण कि सबका मतलब एटॉमिक मास कह सकते हैं अलग अलग है।
जो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होता है, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा जो हमारा आइसोटोप होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, तो प्रोटॉन का संख्या सेम होता है। तो प्रोटॉन का संख्या जब सेम होगा तो उसका जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या हो सकता है, सेम होगा। हमसे पूछा है कौन सा गलत है। ओके, गलत कौन है दोस्तों, तो दे पोसेस डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल गलत है। आवर्त सारणी में उनका अलग अलग स्थान है, जी नहीं। जब उनका प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम है दोस्तों, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो उसको एक ही स्थान पर रह सकते हैं। आपने देखा भी होगा पीरियोडिक टेबल में कोई भी दो आइसोटोप का अलग अलग पोजीशन नहीं है। चाहे कार्बन 12 का आपने आइसोटोप देखा होगा, हाइड्रोजन का आपने आइसोटोप देखा होगा, तो एक ही प्लेस होता है उसका। तो आपका जो भी आइसोटोप है उसका प्लेस अलग अलग एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। आवर्त सारणी में उनका स्थान अलग है, ये गलत है। इसके अलावा देखिए दे पॉसेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके भौतिक गुण जो अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। जब एटॉमिक नंबर अलग, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, तो उनका भौतिक गुण होगा अलग होगा। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी आपका प्रोटॉन के नंबर पर डिपेंड करता है, ये सेम है। अलग एक ही पोजीशन रखता है ये, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अलग अलग रखता है, तो ये गलत है दोस्तों। तो आंसर तो हमारा यही होगा। उनकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है, बिल्कुल हमने अभी देखा था। हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, किसी का एटॉमिक मास 1 था, किसी का 2 था, किसी का 3 था, तो उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ऑलराइट, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 70 द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन कहते हैं दोस्तों। एक तो होता है H प्लस आयन, इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और OH माइनस को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो ये किस में होता है, बेस में। जो आपका बेस होता है ये हमको क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज ए pH वैल्यू, उदासीन विलयन का pH कितना होता है, तो आसान क्वेश्चन है, 7 होता है pH दोस्तों, जो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। व्हीट, राइस एंड हनी आर द सोर्स ऑफ, जो आपका गेहूं है, चावल है और शहद किसके स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट के। ये किसके स्रोत है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है, 72 का सी। 73 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर डीएनए, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ये कहते हैं जेनेटिक मटेरियल है, 2 प्रकार का होता है, तो डीएनए है, दूसरा क्या होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑलराइट, 73 का ए सही है दोस्तों। डीएनए और आरएनए हमारे 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। 73 का ए। 74 ओजोन डिप्लेशन कॉजेज, यदि ओजोन में कह सकते हैं अपक्षय हो जाए दोस्तों, ओजोन में अपक्षय हो जाए तो क्या हो सकता है, तो हमारा स्किन कैंसर हो सकता है। हमने कई बार पढ़ा भी है कि ओजोन में डिप्लेशन हुआ है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसमें डिप्लेशन हुआ है, देखने को मिला है। डॉप्सन यूनिट से उसको देखने को मिला है दोस्तों, उसका कंसंट्रेशन कम हो गया है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, अल्ट्रावायलेट रे जो है उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो हमारे अर्थ में आ जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिस आदमी पे पड़ता है तो उसको स्किन कैंसर होने की संभावना है। तो अल्ट्रावायलेट रे आपका स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। 74 का ए। 75 ये क्वेश्चन दोस्तों हमने ये डिस्कस भी किया था, क्वेश्चन हाल फिलहाल में डिस्कस किया था कि वाटर में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो कितना है। हमने जो डिस्कस किया था क्वेश्चन दोस्तों, वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो देखा था, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उल्टा कर दिया। तो कोई बात नहीं, देखिए H2O है आपका 2:16। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है मास, तो 16, तो 16 हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 है, तो 2:16, तो 1:8 हो गया। ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हो गया, हमसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पूछा है तो 8:1। तो ऑप्शन ये हमारा सी करेक्ट हो गया, 8:1। ऑलराइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। 76 द मेटल प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो मेटल कंबाइंड स्टेट में मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसका गैंग कहते हैं। मेटलर्जी से क्वेश्चन है, मेटलर्जी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो गैंग, नन ऑफ द अबव। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द मेटल प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड नन ऑफ द अबव, याद रखिएगा, गैंग आंसर सही आंसर जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 77 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं वो किसी प्रकार का एनर्जी रेडिएट नहीं करते दोस्तों। ऑब्वियसली रिवॉल्व तो करते हैं, हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, अपने ऑर्बिट में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, स्पिन करते रहते हैं, लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। यही चीज़ तो बताया था रदरफोर्ड ने यही चीज़ बताया था दोस्तों कि वो अपना एनर्जी मतलब रेडिएट करेगा, और एनर्जी जैसे ही एनर्जी कम होगा तो उसको अल्टीमेटली है कि न्यूक्लियस में जाके ब्लास्ट कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसको बाद में फिर इसी लिमिटेशन को दूर किया गया था। तो अपना ग्राउंड स्टेट में एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। 77 का सी। ओके, एनर्जी उसका कांस्टेंट रहता है। 78 इंक स्प्रेड इन वाटर, जो हमारा इंक है, ओके, स्याही जो है पानी में डैश के कारण फैलती है। स्याही जो है पानी में, आप देखिएगा यह पानी है, इसमें अगर इंक रख दीजिए तो किसके कारण फैल जाता है, तो डिफ्यूजन के कारण। किसके, डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण वो फैल जाता है। डिफ्यूजन के कारण दोस्तों, आपने इसके बारे में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा भी होगा कि जब माँ घर में सब्जी बनाती रहती है और उसका टेस्ट अच्छा होता है,
तो देखिएगा कि खाना तो बन रहा होता है किचन में, लेकिन आपको अगर दूसरे रूम में है, कहीं दूर भी है, तो आपको उसका सुगंध आ जाता है, स्मेल आ जाता है, कह सकते हैं टेस्ट आ जाता है। तो ये कैसे पता चलता है? डिफ्यूज़न के कारण ही हमें पता चलता है। हम कहीं अगरबत्ती जलाते हैं और दूर किसी व्यक्ति को उसका सुगंध आता है, तो किसके कारण? डिफ्यूज़न के कारण ही। तो विसरण 78 का ए। 79 द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, जो हमारा किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। आपने सुना होगा दोस्तों, पढ़ा होगा। मान लीजिए ये एटम है हमारा, अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, बाहर में इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक के चार्ज होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो सकता है? जितना प्रोटॉन की संख्या होगी। ऑलराइट, बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। इसके अलावा आप ए सी डी ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 79 का बी, नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर। 80 है, इज ए फैक्टर रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा फैक्टर हमारा रिलेटेड है? तो विटामिन के। विटामिन के आपने पढ़ा होगा, रक्त के थक्के से संबंधित जो ब्लड का क्लॉट बनाने में विटामिन के हेल्प करता है। ओके, फाइलोक्विनोन भी इसको बोलते हैं। पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी। पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है? तो हाइड्रोकार्बन होता है। ओके, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ये टेक्निकल टर्म है, तो टेक्निकल टर्म में अगर इसका आप हिंदी में देखिएगा तो वही लिखा हुआ है, पेट्रोलियम अनेक डैश का मिश्रण है, और ऑप्शन में हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन भी लिखा हुआ है। तो साइंस का क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी टेक्निकल स्टडी हो सकता है, उसको आपको इंग्लिश में ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना दोस्तों हम ये नहीं कर, इंग्लिश नॉलेज का, ऑब्वियसली इंग्लिश जो है नॉलेज का पैमाना नहीं है, लेकिन इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है, इसको सीखना चाहिए। वर्सटाइल लैंग्वेज है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, हायर स्टडी में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता ही है। ओके, इसलिए इंग्लिश पे थोड़ा फोकस कीजिए, और आसान है, ऐसी बात नहीं कि भारी है। 82 है, वाइटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कर्बिक एसिड। तो वाइटामिन सी को दोस्तों एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं, ए को रेटिनॉल बोलते हैं, ई को आपका टोकोफेरॉल बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, सी को एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं। तो 82 का सी। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नेवर बी यूज्ड टू ट्रीट पीपल डायरेक्टली। देखिए ऑब्वियसली बात है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों को सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए? तो एंटी मलेरियल, ऑब्वियसली जिसको हमको मलेरिया होगा तो एंटी मलेरियल ड्रग्स देंगे। एंटीबायोटिक्स यूजुअली आप लोग खाते हैं, कभी मान लीजिए किसी प्रकार का घाव हो जाए, फीवर हो जाता है, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स तो सब खाता है, आसानी से इसका यूज़ किया जा सकता है। एंटीसेप्टिक यूज़ हम लोग करते हैं, डिटॉल यूज़ करते हैं, सेवलॉन यूज़ करते हैं, सब क्या एंटीसेप्टिक है, तो डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट का यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों, ये आपका जो है कीटाणुनाशक ये होता है डिसइंफेक्टेंट, इसका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 83 का बी। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, जिसमें से केमिकल चेंज आपका कौन कौन है? तो फूड का बनना, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है, डाइजेशन फूड केमिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, वाटर इज हीटेड अप, ये भी फ्रीजिंग फिजिकल चेंज है। तो 1 और 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी डी करेक्ट है दोस्तों, 1 और 2। कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड आपका केमिकल चेंज है। ऑल राइट, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, इसमें से कौन एक यौगिक नहीं है? तो देखिए जो कंपाउंड होता है दोस्तों वो फिक्स्ड रेशियो में बना होता है। ओके, कंपाउंड जो होता है वो फिक्स्ड रेशियो में बना होता है, तो मिल्क आपका कंपाउंड नहीं है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनिया, जो सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl, या कि फिक्स किसी न किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बना होता है। चौक भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं, या कैल्शियम का ये कंपाउंड है। और अमोनिया का होता है NH3 होता है आपका अमोनिया। तो 85 का ए हमारा आंसर हो जाएगा, दूध। 86 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये क्वेश्चन पूछा है, ये कहीं न कहीं यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत पहले जब आसान क्वेश्चन पूछता था, अब तो डायरेक्ट इस प्रकार का क्वेश्चन ही पूछती है। ए ब्रीथ टेस्ट यूज टू ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर यूजिंग। मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिस किसी व्यक्ति का, कोई ड्राइवर को चेक करना चाह रही है कि वो शराब पिया है नहीं पिया है, तो वो एक प्रकार का डिवाइस रखती है दोस्तों, डिवाइस रखती है, वो सीधे क्या करती है, तो जिस भी ड्राइवर को उसको चेक करना है कि शराब पिया नहीं पिया, तो उसके मुंह में उसको डाल देती है और उसका कलर चेंज होता है। तो वो क्या होता है, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका कलर अगर चेंज ग्रीन हो जाता है तो समझ जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने शराब पिया है, उसको पकड़ो, और अदरवाइज नो। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट में या कह सकते हैं शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला श्वास प्रशिक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड 100% आंसर सही है। बहुत दिन पहले पूछा था लेकिन पूछ लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलती भी हो गया होगा, बहुत सारे ने उनको पोटेशियम पर मैग्नेट मार दिया होगा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सही है, याद रखिएगा। 87 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए सेल डिपेंड्स ऑन द फार्मूला 2n स्क्वायर। दोस्तों मान लीजिए सेल नंबर फर्स्ट है,
सेल नंबर फर्स्ट है, सेल सेकंड है, सेल थर्ड है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड में 8, थर्ड में 18, 2 8 18 आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, 2n², ओके। बस ये फॉर्मूला डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो 2n² फॉर्मूला पे ये चलता है, ओके। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समयोजित किए जाने की सूत्र क्या है, तो 2n²। 87 का सी। 88 देखिए, ये भी केमिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, इसमें से कौन है आपका अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो क्वार्ज। क्वार्ज आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है। इसके अलावा क्रोम, एमल, एलम, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, ग्रेफाइट, ये सब आपका क्या है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो 88 का डी हमारा सही हो गया। रैम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी ऑप्शन करेक्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय कचरे से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम साधनों में से एक क्या है, देखिए, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है दोस्तों कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका आप बेस्ट क्या कर सकते हो, तो रिसाइकलिंग ही उसका सबसे बेहतर होगा करना, तो पुनर्चक्रण, ऑप्शन सी करेक्ट है। 100 है, बायोगैस में संबंधित कौन सा सही है, आइडेंटिफाई द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बायोगैस। तो बायोगैस के किन्वन द्वारा उत्पादित गैस, बायोगैस जो आपका गैस प्रोड्यूस द फर्मेंटेशन ऑफ बायोगैस, बायोमास के जो हमारा फर्मेंटेशन के थ्रू हमारा जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ऑल राइट, तो 100 का ए। 101 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लिबरेटेड गैसेज। ऑब्वियसली बात है, प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस पानी देते हैं, H2O देते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से दोस्तों क्या बनाता है, तो C6H12O6 बनाता है और साथ साथ ऑक्सीजन हमारा रिलीज करता है। तो कौन सा गैस लाइब्रेट होता है, तो आपका ऑक्सीजन, बी ऑप्शन करेक्ट है। 102 देखिए, जैव विविधता क्या, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो एक फॉरेस्ट के अंदर दोस्तों आपने सुना होगा कि सब दुनिया का सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है, तो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। हम एक फॉरेस्ट का वहाँ बात करते हैं, ऑल राइट, अपने कंट्री का फॉरेस्ट की बात नहीं करते हैं, हम अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का बात करते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा वाला अगर बात हो दोस्तों। तो एक फॉरेस्ट के अंदर जो भी हमारा वनस्पति और जीव रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, ओके, याद रखिएगा, मैनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन वन फॉरेस्ट, ऑल राइट। 102 का ए है। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली बात है सोलर एनर्जी दोस्तों, ये सोलर एनर्जी से किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो 103 का बी। 104 देखिए, जैव निम्नीकरणीय कचरे का किसकी मदद से उपयोग पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया की मदद से। आसान क्वेश्चन था। 104 का डी। निम्नलिखित है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन दोस्तों, हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल भी कहते हैं और फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी इसको बोलते हैं, तो हाइड्रोजन याद रखिएगा, हाइड्रोजन। 105 का ए। 106 है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सौर ऊर्जा को फंसाना, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज। जो हम सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप, सोलर एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से उसको हम अपने आप में ट्रैप कर लेते हैं। ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो हीट को ट्रैप करके रख लेता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके रख लेता है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस, जिससे कि टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। ओके, तो 106 का ए। 107, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है, जो हमारा ओजोन लेयर है क्या अवशोषित करता है दोस्तों, तो ऑब्वियसली बात है अल्ट्रा वायलेट रे, ये हमारे पैरावैग्निक किरणों को ये एब्जॉर्व कर लेती है, तो अल्ट्रा वायलेट रे, अदरवाइज ये हमें स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है 108 नंबर, कई बार डिस्कस किए हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन डे हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। तो 108 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1921 फॉर हिज वर्क ऑन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके किस कार्य के लिए 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इनको, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इनको 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 109 का एक। 110, वाई इज स्मॉल लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप, ये छोटी तरल बूंद होती है, लिक्विड का जो ड्रॉप होता है वो गोलाकार क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन, याद रखिएगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण दोस्तों उसका जो है शेप सर्कुलर होता है। 111, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना द कलर्ड ग्लास अपीयर वाइट व्हेन क्रश्ड इनटू फाइन वाटर।
देखिए निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच के वो महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है? तो आई थिंक TIR होना चाहिए दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए आयोग क्या आंसर देता है, तो इसको आप रख सकते हैं, मतलब सस्पेंशन में रख सकते हैं दोस्तों। इसको हम 100% श्योर तो नहीं कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी जाना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण 111 का डी। आगे देखेंगे दोस्तों, इसको बाद में इसको ये रखिए। यदि आपको इस पर कुछ डिस्कशन करना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इसका ये आंसर नहीं, ये आंसर होना चाहिए, तो उसके पीछे आप कंसेप्ट भी, लॉजिक भी बताएंगे। ऑलराइट, 112 देखिए, while passing over an obstacle, light rays slightly bend from the edges of the obstacle into shadow region. The phenomenon known as, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, यह घटना किसको कहती है? तो इसको हम रिफ्रैक्शन दोस्तों, क्या होता है तब का रिफ्रैक्शन, आपने सुना होगा। मान लीजिए ये आपका कोई लेयर है, मान सकते हैं ये ग्लास का लेयर है, ओके, और एटमॉस्फेयर से लाइट आ रहा है दोस्तों, एटमॉस्फेयर से लाइट आ रहा है और ये नॉर्मल हो गया, तो जब ये रेयर से डेंसर के मीडियम के जाता है तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाता है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाता है, ओके। या अगर इधर से इधर जाता है दोस्तों, इधर से डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है, तो ये झुक जाता है, कह सकते हैं या तो शैडो रीजन में थोड़ा बहुत झुक जाता है। ये किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण, ओके, अपवर्तन के कारण हो सकता है। 112 का सी, याद रखिएगा ऑप्शन सी। 113 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम मॉडरेटर में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ग्रेफाइट का मॉडरेटर में यूज़ कर सकते हैं। कूलेंट में हम हैवी वाटर का यूज़ करते हैं, तो 113 का बी। 114 देखिए, द अल्फा रेडिएशन इज नॉट यूज इन रेडियोथेरेपी। अल्फा रेडियोथेरेपी में हम अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह जो है प्रवेश नहीं कर सकता है। इट इज़ अनेबल टू पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन। पेनिट्रेशन पावर अल्फा का बहुत कम होता है, गामा का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। तो हम अल्फा रेडियोथेरेपी में अल्फा रेडी का यूज़ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। इट इज़ अनेबल टू पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन। 115, इट इज़ ईजियर टू रोल ए स्टोन अप अ स्लोपिंग रोड देन इट लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड। किसी पत्थर को ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है। ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है। ऑब्वियसली आपने दोस्तों एक बार मान लीजिए आपके पास इस प्रकार का है और एक इस प्रकार का है, दो है, तो आपको किस पे ले जाना थोड़ा सुविधा होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको जो है किसी भी लोड को ले जाना आसान होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू कॉस थीटा, एफ बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। एंगल, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है और कॉस 90 कितना होता है? तो 1 होता है। कॉस 90 कितना होता है दोस्तों? तो 1 होता है, याद रखिएगा। कॉस 90 1 होता है, तो यहाँ जो वर्क है मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर थीटा कम हो जाता है तो वर्क भी हमारा कम हो जाता है, तो यहाँ पर वर्क हमारा कम पड़ जाता है। इसलिए देखिए, वर्क डन इन रोलिंग स्टोन इज लेस देन द लिफ्टिंग इट। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है, इसलिए जब आप लुढ़काते हैं, स्लोप करते हैं, तो आपका वर्क डन थोड़ा कम होता है। तो 115 का सी। 116 देखिए, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के एब्जॉर्प्शन में शामिल है केशिका प्रभाव, कैपिलरी एक्शन दोस्तों, केशिका प्रभाव, ओके। 116 का ए। 117 आसान क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज डिस्टेंस ऑफ, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, पारसेक भी डिस्टेंस का यूनिट है। मिरेज, जो मिरेज होता है, मिरीचिका, मिरेज इज ड्यू टू, मिरेज किसके कारण होता है? तो अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल के विभिन्न हिस्से का असमान तापमान दोस्तों। असमान तापमान क्या होता है? अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? तो वहाँ पर TIR हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, जिसके कारण मिरेज मरीचिका देखने को मिलता है। तो 118 का डी। 119 देखिए, स्टार अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। स्टार जो हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखता है, क्योंकि इसका कारण यही है कि हमारा पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 119 का एक, कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 120 देखिए, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंडी रोड देन ऑन कंक्रीट रोड बिकॉज, मतलब आपको कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि यही कारण दोस्तों कि जो द फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड द फीट इज लेस देन द बिटवीन कंक्रीट एंड फीट। चलने का जो सबसे बड़ा कारण है हमारा फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन अच्छा लग रहा है तो हम आसानी से चल पाएंगे, और फ्रिक्शन अगर कम है हमारे पैर और ज़मीन के बीच में, तो हम आसानी से नहीं चल पाएंगे। तो सैंड और फीट के बीच में बहुत कम फ्रिक्शन हो पाता है, जिसके कारण हम सैंड पे नहीं चल पाते हैं, जबकि कंक्रीट में फ्रिक्शन अधिक होता है, तो हम कंक्रीट पर आसानी से चल जाते हैं। तो 120 का ए। 121 देखिए, इन ए रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म फ्लोटिंग ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर शो ब्रिलियंट कलर। जो आपका बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में जो है शानदार रंग दिखाती है। इसका कारण क्या है? तो इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, याद रखिएगा, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। 121 का ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है दोस्तों।
89 ऑन ए क्लीन ग्लास प्लेट ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्रेड टू फॉर्म ए थिन लेयर वेयर एज ए ड्रॉप ऑफ मर्करी रिमेन्स ऑलमोस्ट स्पेरिकल। कह रहा है कि मान लीजिए किसी भी कांच की प्लेट है, मान लीजिए कांच का प्लेट है, 2 कांच का प्लेट है, इसमें पानी को रखते हैं तो पानी तो पूरा फैल जाता है, लेकिन मरकरी को अगर डाल दी जाए तो मरकरी एक ही स्थान पर रहता है। इसका मतलब क्या है, तो जो मरकरी का कोहेशन फोर्स है, कोहेशन ऑफ मरकरी, मरकरी का जो दोस्तों कोहेशन फोर्स होता है आपस में, वो ग्रेटर होता है वाटर के रिलेटिव में, या कह सकते हैं जो एडहेशन, ग्लास का जो एडहेशन से ज़्यादा मरकरी का कोहेशन होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। पारे का संचयन कांच, पारे का कह सकते हैं संचन कांच के साथ इसके आसंचन से अधिक होता है, तो 122 का बी। स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है, तो स्टार ट्विंकलिंग करने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा एटमॉस्फेयर का, वो चेंज होते रहता है। देखिए, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेज कंटिन्यूसली, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का आवर्तनांक लगातार बदलते रहता है, इसलिए हमारा स्टार ट्विंकलिंग करते दिखता है। 127 का बी। 24 देखिए, इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक फूड इन हिल्स देन इन द प्लेस। कई बार क्वेश्चन दोस्तों घुमा घुमा के पूछा ये क्वेश्चन कि पहाड़ों पर आपका भोजन लेट से पकता है, इसका कारण क्या है। तो हम जानते हैं कि जो हाई माउंटेन होता है दोस्तों, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, हमने बोला था कि प्रेशर रिलेशन से क्वेश्चन आएगा भी आएगा, 100% आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है। तो पानी तो है लगता है कि बहुत कम टेम्परेचर पे, या हमारा खाना बॉयल होने लगता है बहुत कम टेम्परेचर पे, हमें लगता है कि खाना पक गया है, लेकिन अल्टीमेटली वो गलत है, खाना पकाने में नहीं रहता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो मतलब कम टेम्परेचर वो बॉयल करने लगता है। तो इसी कारण से, इसका यही कारण दोस्तों, तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिएगा कि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है। जो हमारा माउंटेन रीजन है वहाँ पर मैदानी इलाके के कंपेयर में एटमॉस्फेयर से कम होता है, और इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है, जिससे खाना पकने में समय वृद्धि, जिसके कारण कि हमारा खाना पकने में टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बिकॉज इन द हिल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर देन द इन द प्लेन एंड देयरफॉर वाटर बॉइल्स एट ए टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बॉयल करने लगता है। 125 देखिए, इनसाइड एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड। कोई एरोप्लेन अगर अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो आप जानते हैं कि बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर में बहुत कम है, तो हम मेंटेन कैसे करते हैं, तो जो है द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन बाय द यूज ऑफ एयर पंप। हम जो वायु पंपों के माध्यम से उसमें वायुमंडल के दबाव को, एयर प्रेशर को हम बना के रखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम 125 तक डिस्कस किए। साइंस का हम मेनली सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन कुछ कंप्यूटर का बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है, करंट अफेयर्स का बचा हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे ओके नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों, इसमें से यदि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन लग रहा है कि आपका नहीं, आपके हिसाब से आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप आसानी से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम सबका आपको जवाब देंगे। लेकिन आप जब भी लिखेंगे दोस्तों, प्लीज़ उसके पीछे कोई रीजन लिखिएगा कि ये नहीं ये होना चाहिए और इसके पीछे रीजन ये है, तब हम आपके उसको जस्टिफाई आसानी से कर पाएंगे। ऑलराइट, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने आंसर को मिलाइए, और साइंस में आपको कितना आंसर आ रहा है दोस्तों, कितना नंबर आ रहा है, प्लीज़ हमें बताइएगा। साइंस में आपको इन सारे क्वेश्चंस में कितना नंबर आपको आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओवरऑल आपका कितना नंबर बन रहा है, तो वो भी हमें बताइएगा, ताकि आपस में हम एक एनालिसिस कर पाएँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।